नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज हिंदी साहित्य के आदिकाल का सीमा निर्धारण और उसके नामकरण पर बातचीत करेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण करने में विद्वानों में मतभेद रहा है और उसका एक कारण मुख्य रूप से ये रहा है कि हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माने, और इसका विवाद का कारण ये भी रहा है कि जो अपभ्रंश का साहित्य था उसे हिंदी में जगह दें या उसे हिंदी से निकाल दें, ये मुख्य वजह है। यानी कि जब रामचंद्र शुक्ल ने जो 1050 विक्रमी संवत से हिंदी साहित्य का शुरू माना है, आरंभ माना है, लेकिन हिंदी साहित्य या हिंदी की रचनाएं उससे बहुत पहले से मिलती हैं और जो 1050 में मिलते हैं वो भी हिंदी का शुद्ध रूप नहीं मिलता है। यानी कि जिस हिंदी को आज हम हिंदी कहते हैं या उस समय वो हिंदी नहीं थी, अपभ्रंश का ही उसमें आभास है। अगर देखें तो ठीक ठाक सी जो हिंदी है वो 12वीं शताब्दी में जाके मिलती है। तो जो 1050 विक्रमी संवत में रामचंद्र शुक्ल जिसे हिंदी मानते हैं, हिंदी का साहित्य मानते हैं, उसे प्राकृत आभास हिंदी भी कहा जाता है या कुछ लोग उसे पुरानी हिंदी भी कहते हैं। स्वयं रामचंद्र शुक्ल भी हिंदी साहित्य या हिंदी की जो रचनाएं हैं उन्हें कहते हैं कि ये 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में योगमार्गी बौद्धों की रचनाओं में, सांप्रदायिक रचनाओं में मिल रहा था हिंदी का ये रूप, जिसे ये 1050 विक्रमी संवत से मानते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि राजा भोज और मुंज के समय में जो साहित्यिक रूप हम देखते हैं, यानी कि जो काव्य रूप में भी हिंदी हम देख रहे हैं 1050 ईस्वी में, यही रूप उन्हें 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिल रहा था। पर रामचंद्र शुक्ल से, क्योंकि वो सांप्रदायिक रचनाओं में था, धार्मिक रचनाओं में था, उसे साहित्यिक इतिहास में लेने से मना कर देते हैं। रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि हिंदी का आरंभ 993 ईस्वी या 1050 विक्रमी संवत से मानते हुए वो ये कहते हैं कि हिंदी का जो पुराना रूप है, हमें अपभ्रंश या प्राकृत आभास हिंदी जिसे कहते हैं, उसके पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मिलने लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने स्वीकार कर लिया कि 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हमें हिंदी का ये रूप मिलने लगा था, लेकिन वे उसका स्वीकार 1050 विक्रमी संवत से मानते हैं, क्योंकि साहित्य में इस भाषा का रूप तभी से मिल पाया था। रामचंद्र शुक्ल के बाद जो एक हजारी प्रसाद द्विवेदी मुख्य इस समय सीमा पर अपना प्रकाश डालते हैं, तो वो ये कहते हैं कि वास्तविक हिंदी की जो शुरुआत हुई वो तो भक्ति काल से ही हो पाई थी, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक हिंदी साहित्य का आदिकाल माना जा सकता है, क्योंकि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश के आगे का रूप है। यानी कि अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी, उस समय एक जन भाषा के रूप में भाषा प्रचलित हो रही थी, उसे पुरानी हिंदी कहा जा सकता है, हिंदी का पुराना रूप कहा जा सकता है और अपभ्रंश का परवर्ती रूप कहा जा सकता है।
कुछ लोग तो इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश भी कहते हैं कि इसे उत्तरकालीन अपभ्रंश कहा जाए तो अच्छा है, लेकिन कुछ लोग इसे पुरानी हिंदी मानते हैं। पर हिंदी तो हिंदी है, पुरानी हिंदी हो या नई हिंदी हो, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहला यहीं से माना जाना चाहिए जो रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, या आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी उसको स्वीकार करते हैं। यह अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप माना जा सकता है, लेकिन हिंदी का क्योंकि पूर्ववर्ती या पुराना रूप है, शुरुआती हिंदी का साहित्य यहीं से शुरू होता है, इसीलिए हम इसे 1050 विक्रमी संवत या 1943 ईस्वी से मान सकते हैं, जब से रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारी समस्या आती है वो आदिकाल के नामकरण पर आती है कि इस हिंदी के प्रारंभिक रूप को जब साहित्य में हम पाते हैं, उसका नामकरण क्या किया जाए। कुछ लोग इसे आदिकाल कहते हैं, कुछ प्रारंभिक काल कहते हैं, कुछ चारण काल कहते हैं, कुछ संधि काल कहते हैं। इसका हम क्रम से अध्ययन करते हैं कि विद्वान क्या क्या कहते हैं। तो जो इस विषय में, इसके नामकरण के विषय में जब हम देखते हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहला जॉर्ज ग्रियर्सन का हमारे सामने आता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ही पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा शुरू की थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नाम चारण काल दिया था, लेकिन चारण काल नाम इसलिए फिट नहीं बैठता क्योंकि इन्होंने जो शुरू का काल है हिंदी साहित्य का, उसे 643 ईस्वी से माना है, यानी कि समय सीमा 643 ईस्वी और नाम चारण काल। अब अगर इसमें दोनों में बात देखते हैं तो दोनों में तालमेल सही नहीं बैठता। कारण क्या है कि जो 643 ईस्वी का समय है, उस समय हिंदी का ये रूप तो हमें मिलता है पुरानी हिंदी का, पर वो धार्मिक योग मार्गी जो बौद्ध संत थे उनके धार्मिक रचनाओं में मिलता है, साहित्य में नहीं मिलता, कविताओं में, कवियों की रचनाओं में नहीं मिलता है। और जब चारण कालों का वो आता है, प्रादुर्भाव होता है, तब 7वीं शताब्दी नहीं है। चारण कालों का जो प्रादुर्भाव हुआ वो 10वीं शताब्दी में आकर हुआ। यानी कि अगर चारण काल हम समय के अनुसार माने 643 ईस्वी, तो नहीं बनता, क्योंकि उस समय चारण नहीं थे, चारणों की रचनाएं नहीं थी। और अगर हम 10वीं से मान लें तो उस समय फिर यानी कि अगर चारणों का जब प्रादुर्भाव हुआ उनके नाम के अकॉर्डिंग जब चारण हुए, चारणों का साहित्य जब हमारे सामने आता है तब से माने, तो उनकी समय सीमा गलत सिद्ध हो जाती है। तो उनके नामकरण को और समय को, सीमा को नहीं माना जा सकता। उनके बाद मिश्रबंधु अपने इतिहास में जो शुरू वाला हिंदी साहित्य का काल है उसको प्रारंभिक काल कहते हैं। तो प्रारंभिक काल को इसलिए नहीं माना जा सकता कि इसमें यह आपत्ति है कि प्रारंभिक काल एक सामान्य सी संज्ञा है किसी भी प्रवृत्ति का। जैसे कि जॉर्ज ग्रियर्सन कम से कम ये कहते हैं कि चारण काल नाम इसका इसलिए है क्योंकि चारण, जिसे भाट भी कहा जाता है, वे अपने राज्य आश्रयदाताओं की स्तुति में जो कविताएं पढ़ते थे, उनकी प्रशंसा में जो कविताएं करते थे, उनके आधार पर चारण काल नाम रखा जा सकता है। लेकिन जो प्रारंभिक काल है, इसमें किसी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विकास नहीं दिखाया जा रहा है। यानी ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसका आधार लेकर इन्होंने प्रारंभिक नाम दिया, बस यूं ही प्रारंभिक नाम दे दिया जैसे कि शुरू वाले काल को दिया जा सकता है। मिश्र बंधुओं के पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य का इतिहास आता है। ये कह सकते हैं कि जितना भी इनके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, वो सारा का सारा इनके आधार पर, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के इतिहास के आधार पर ही लिखा गया। और इसका जो वास्तविक कारण है वो ये है कि इन्होंने साहित्य का इतिहास लिखने का एक ठोस दर्शन भी दिया और इतिहास का वास्तविक विवेचन भी किया। इन्होंने जो अपनी प्रवृत्तियाँ लिखी, उसके पीछे उस कालखंड विशेष में जो इन्होंने जिस काल का भी नाम दिया और सीमा निर्धारण किया, उस कालखंड विशेष में ऐतिहासिक, सामाजिक जो सक्रिय
घटनाएं थी या जो सक्रिय माहौल उस समय का था, उसी के आधार पर कालखंड का नाम रखा इन्होंने। जैसे इन्होंने प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा है, तो वीर गाथा काल के पीछे उनकी एक स्पष्ट धारणा रही है, स्पष्ट विचारधारा रही है, भले ही वो विवादास्पद क्यों ना रही हो। उन्होंने वीर गाथा काल इसलिए नाम दिया, वे कहते हैं कि वीर गाथा नामकरण इस आदिकाल के जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको वीर गाथा काल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं 150 साल के भीतर कोई रचना ऐसी नहीं की गई थी। सिर्फ ये रचनाएं दोहों में, फुटकर दोहों में मिल रही थी। लेकिन साथ के साथ इसी तरह से राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार के फुटकल दोहे राजसभाओं में गाते थे, उसी तरह से अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों, यानी उनके जीवन की जो पराक्रमपूर्ण शौर्य वाली घटनाएं थी, उनको आधार बनाकर कुछ गाथाओं का, कहानियों का भी वर्णन किया गया था। और यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से आगे पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया था। अब राजाओं के शौर्य और पराक्रम को आधार बनाकर आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में जो रासो काव्य लिखे गए, रामचंद्र शुक्ल ने जिनको आधार बनाकर वीर गाथा काल नाम दिया था, उनकी चर्चा भी यहाँ कर लेना ठीक रहेगा। ये 12 ग्रंथ हैं: विजयपाल रासो, खुम्माण रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और अमीर खुसरो की मुकरियाँ। इन 12 पुस्तकों को आधार बनाकर रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम, यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल का नाम वीर गाथा काल रखा था। लेकिन समस्या ये है कि इन 12 पुस्तकों में से विद्यापति की लिखी हुई कीर्तिलता, विद्यापति की लिखी हुई ही पदावली और नरपति नाल की लिखी हुई बीसलदेव रासो ही प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, और कोई रचना हमें प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं मिलती है। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल संबंधी रचनाओं या मान्यताओं के परीक्षण के उपरांत हम उनके बाद के इतिहासकार जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उनकी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में उन्होंने एक नाम सुझाया है, तो उसका नाम है संधिकाल और चारणकाल। अगर उनके इस नाम पर हम विचार करते हैं तो वो भी उपयुक्त नहीं बैठता है। कारण क्या है कि संधि का मतलब होता है दो कालों का जोड़, यानी कि जब अपभ्रंश काल जा रहा था और पुरानी हिंदी या हिंदी का काल आ रहा था, उस समय का जो काल है उसे इन्होंने संधि काल कहा। अगर हम संधि काल को इस तरह से देखें तो हम देखेंगे कि हर काल के बीच में एक संधि काल आ जाएगा। जैसे आदिकाल और भक्ति काल के बीच में भी एक संधि काल आएगा, अपभ्रंश के और हिंदी के बीच में संधि काल आया, फिर आदिकाल और भक्ति काल के बीच में संधि काल हो जाएगा, फिर भक्ति काल और रीतिकाल के बीच में संधि काल हो जाएगा। तो ये संधि शब्द को इस तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संधि कोई प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि सिर्फ दो कालों के जोड़ने की सूचना है, जहाँ से एक काल खत्म हो रहा है और दूसरे काल का परिवर्तन शुरू हो जाता है। दूसरा शब्द है इनका, तो यही दो समस्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है, और दूसरा शब्द है इनका चारणकाल। इसमें भी आपत्ति की जाती है कि जिस समय की रचना काल के आधार पर ये चारण काल नाम रख रहे हैं, उस समय केवल चारणों ने अपनी रचनाएं नहीं की थी, बल्कि जैन, बौद्ध, नाथ, सिद्ध, इन सारे साहित्यकारों ने भी अपना योगदान इस भाषा को आगे बढ़ाने में किया था। तो केवल चारणों के नाम पर चारण काल कैसे रखा जा सकता है? नाथ, सिद्ध और लौकिक साहित्य के जो कवि हैं उनका फिर क्या होगा? राम कुमार वर्मा के साहित्य के उपरांत राहुल शंकरात्यायन
भी इस शब्द पर या इस काल के नामकरण पर अपना विशेष महत्व रखते हैं। उन्होंने इस पर विशेष प्रकाश डाला है अपनी मध्यकालीन काव्यधारा नाम की पुस्तक में। राहुल सांकृत्यायन इस प्रथम काल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम प्रस्तावित करते हैं। तो इनमें भी पहली आपत्ति तो ये कि इन्होंने सिद्ध और सामंत दो शब्दों को दिया है, लेकिन इनका नाम फिर भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इसके पीछे ये है कि सिद्ध बौद्ध धर्म के तांत्रिक योग मार्गी संत हुआ करते थे, और विशेषता ये थी कि बौद्ध धर्म का जन्म ही उस वर्णवाद की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था, जिसमें ऊंच नीच का बड़ा भेद था। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मणों को मिलता था और शूद्रों की दयनीय स्थिति थी। तो जो हीनयान शाखा बौद्ध धर्म की निकली थी, उसी में सिद्ध निकले थे। और उस जो सिद्ध संप्रदाय था, इसमें ज़्यादातर या कहिए कि सभी लोग निम्न समुदाय से या निम्न वर्ग से आते थे। और निम्न वर्ग से जब आते थे तो उनकी जो रचनाएं थी, उन्हें एक आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि वो सभी निम्न समुदाय से आते थे, जहाँ शिक्षा का इतना विस्तार नहीं हो पाया था जितना कि उच्च वर्ग में। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कुछ अनगढ़ साहित्य के रूप में मिल पाती हैं। अनगढ़ साहित्य है उनका, उसमें अभिजात्य साहित्य यानी कि जो उच्च वर्ग का शास्त्रीय साहित्य है, उसका सौंदर्य हम नहीं देख पाते हैं। तो सिद्ध साहित्य को हम यानी कि जो सिद्ध नाम वो देते हैं, वो एक वर्णवाद व्यवस्था जो थी उसके आंदोलन के रूप में देखते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि निम्न वर्गीय या जो विशेष जन समुदाय था, असंख्य जन समुदाय, असंख्य लोक समूह जो थे, उनकी वाणी हम इस सिद्ध साहित्य में देखेंगे। दूसरा उन्होंने सामंत, सिद्ध सामंत। तो सिद्ध सामंत जो उन्होंने नाम दिया, इसमें सामंत नाम भी एक बड़े परिप्रेक्ष्य को अपने में समाये हुए है। और इसका कारण ये है कि जो सामंत शब्द है वो तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को सूचित करता है। वीरगाथा काल, चारण काल, जितने भी नामकरण हम सूची में पाते हैं, उन सब में सामंतवादी व्यवस्था की छाया जरूर पाई जाती है। ये जो नाम है साहित्य और राजनीति की संपूर्ण प्रवृत्ति को गहराई में जाकर पकड़ता है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि सामंत कवि जितने भी उस समय कवि रचना कर रहे थे, वे सभी कवियों के प्रधान आश्रयदाता थे। यानी कि कवि जब राज्य आश्रय में पलते थे, राज्य आश्रय में अपनी कविता सुनाते थे, राजाओं की स्तुति में अपनी कविता सुनाते थे या राजाओं की प्रशंसा में अपनी कविता सुनाते थे, तो आश्रयदाता के धन पे और पद पे ही आगे बढ़ते थे। उनकी रचनाओं में श्रृंगार और वीरता के भाव के मिश्रित मनोभाव थे, जो सामंती साहित्य का ही एक प्रमुख लक्षण है। और उन सामंतों को केंद्र में रखकर ही वो अपनी कविताएं रचते थे। और विशेष रूप से विशेषता ये कि जो कविताएं वो लिखते थे या जो कविताएं वो रचते थे, उनके नायक भी वे सामंत ही होते थे, उन्हीं की प्रशंसा में कविता लिखते थे और उन्हीं को वे अपनी कविताओं का नायक बनाते थे। लेकिन राहुल जी गहराई में जाकर परिवेश को पकड़ते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों को पकड़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को पकड़कर ये नाम देते हैं। फिर भी वे लोकप्रिय नहीं हुए और नामकरण के लिए यह आवश्यक है कि उसके बारे में व्यापक सहमति बने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल भी कहा जाता है। हालांकि इसकी प्रस्तावना आचार्य शुक्ल के इतिहास में भी मिलती है, लेकिन आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी इस आदि शब्द को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। मैंने अपनी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नाम की पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा है। और इस दृष्टि से
हम आदिकाल नाम ही इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाते हैं। बाकी ना सिद्ध सामंत काल लोकप्रिय हो पाया, ना ही संधि और चारण काल लोकप्रिय हो पाया, ना ही वीरगाथा काल। लेकिन फिर भी अगर हम आदिकाल के साथ साथ पढ़ते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का ही बाकी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय वीरगाथा काल हो पाया है। वीरगाथा काल में सिर्फ एक समस्या आती है कि जिन पुस्तकों के आधार पर वो वीरगाथा काल नाम रखते हैं वो सब पुस्तकें हमें प्रामाणिक रूप में नहीं मिल पाती हैं। तो इस तरह से हमने आदिकाल की सीमा का निर्धारण विभिन्न विद्वानों की पुस्तकों के आधार पर और उसके नामकरण की जो विभिन्न विद्वानों के मत है उन्हें प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।